नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और काउंसलिंग से संबंधित कई सारे प्रश्न छात्रों के मन में आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि अतिथि के रूप में कार्य किया है और साथ में ही कोई रेगुलर डिग्री की है, तो क्या यह दोनों चीज़ें मान्य होगी, या ईडब्ल्यूएस पे टिक किया है लेकिन आप ईडब्ल्यूएस से नहीं आते हैं तो क्या होगा, या गलती से दिव्यांगता की श्रेणी पर टिक कर दिया है लेकिन आप दिव्यांग नहीं हैं या आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या होगा, यदि आपने एक ही सत्र में 2 डिग्रियां की हुई हैं तो उसमें क्या नियम है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न छात्रों के मन में आता है कि क्या चयन प्रवर्ग, दिव्यांग श्रेणी, भूतपूर्व सैनिक, अतिथि, आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है। मतलब आपने सिलेक्ट कर दिया कि आप अतिथि में हो या आरक्षित प्रवर्ग में हो, तो क्या आप इनमें अब सुधार कर सकते हैं या बदलाव कर सकते हैं। तो इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा के परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है। अगला प्रश्न पूछा जाता है, अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र कब तक का मान्य होगा, किस सत्र तक का मान्य होगा। यह भी एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो 31 मार्च 2024 वाला हमारा मान्य होगा। ऐसा नहीं है कि जिस समय तक पेपर हुआ था कि भाई 2023 में पेपर हुआ था तो तभी तक अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। 31 मार्च 2024 तक के अतिथि शिक्षक के प्रमाण पत्र मान्य किए जाएंगे। आगे, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए। भाई अनुभव क्या होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की शासकीय शाला में न्यूनतम 200 दिवस तथा 3 शैक्षणिक सत्र में कार्य किया हो। न्यूनतम मतलब कम से कम 200 दिन चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल शिक्षा विभाग से जारी डिजिटल प्रमाण पत्र हमें बनवाना पड़ता है। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। अगला है, यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पत्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा। इसमें मेरा पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जब मेरी काउंसलिंग हो रही थी तो मेरे साथ वाले एक मित्र थे जिन्होंने एक ही सत्र में अतिथि के रूप में भी पढ़ाया था और साथ में उन्होंने क्या किया था, उसमें एक डिग्री भी की हुई थी और अनुभव भी किया हुआ था। तो दोनों उनके एक ही सत्र में थे। जैसे बीएड कभी प्राइवेट होती नहीं है, तो उन्होंने बीएड किया हुआ था रेगुलर और साथ में उसी सत्र का उनका अतिथि था। तो उस केस में क्या हुआ था, पहले हम जानेंगे इसका नियम क्या है। जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पत्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य नहीं होगा। पहला, तो नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि आपने कोई डिग्री की हुई है तो उसका अतिथि का अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा। दोनों कार्य, अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि पत्रोपाधि का कार्यालय या मुख्यालय एक ही है, तब उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य किया जा सकता है। मतलब यह कब मान्य होगा, आपका मुख्यालय सेम होना चाहिए जहां से आपने बीएड की हुई है और जहां आपने अतिथि के रूप में पढ़ाया हुआ है, तो यह मान्य होगा। एक ही जगह से किया हो तो यह मान्य होगा। मेरे साथी के साथ भी यही हुआ था। उनका अतिथि प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने उसी सत्र में अतिथि के रूप में पढ़ाया और उसी सत्र में उन्होंने बीएड की, तो अतिथि का अनुभव उन्होंने अमान्य कर दिया था और फिर उसके बाद उनको सामान्य श्रेणी में डाल दिया था। मतलब ओबीसी से आते थे तो बिना अतिथि वाली ओबीसी श्रेणी में डाल दिया था। आगे, अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो मुख्य चयन सूची में अभ्यर्थता अमान्य हो जाएगी। मतलब मेन जो सूची में आपका नाम है उसमें अमान्य हो जाएगी। फिर आपकी कार्यवाही वेटिंग लिस्ट के हिसाब से की जाएगी। प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर अतिथि प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतिज्ञा सूची से की जाएगी। फिर आप वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। आगे, क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। जी नहीं, मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा, वो भी डिजिटल नवीनतम ही मान्य होगा। आप क्या करें, पहले एक एसडीएम कार्यालय से जो जाति प्रमाण पत्र बनते थे इस बहुत पहले, उनकी जगह अब क्या हो गया है, डिजिटल बनने लगे हैं। तो आप सभी लोग, यदि आपके पास डिजिटल वाला ना हो तो अभी समय है, आप डिजिटल बनवा ले, लोक सेवा केंद्र की सहायता से बन जाता है। आगे हम देखेंगे जाति प्रमाण पत्र किसके नाम
किसके साथ मान्य होगा, पिता या पति के साथ। अक्सर विवाहित स्त्रियों में यह समस्या आती है कि भाई जाति प्रमाण पत्र पिता या पति किसके साथ मान्य होगा। तो अभ्यर्थिता का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिता का नाम रहेगा जाति प्रमाण पत्र में तभी मान्य होगा। आगे PEB ESB में पात्रता परीक्षा में EWS पर टिक किया, किंतु मैं EWS में नहीं आता हूँ। या कोई छात्र है भाई EWS पर टिक कर दिया लेकिन वह वास्तविक रूप से EWS श्रेणी में नहीं आता है, तो उसका क्या होगा। मुख्य चयन सूची EWS में अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी। मुख्य चयन सूची मतलब जो अभी की सिलेक्शन लिस्ट आई हुई है उससे आपकी अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी, लेकिन आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। यदि आप वेटिंग लिस्ट के दौरान आपके नंबर जनरल की कट ऑफ के बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही की जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, आप EWS से नहीं आते तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, और यदि उस हिसाब से आपके नंबर हैं तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, और नहीं है तो आप वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। आगे मैंने PEB ESB की पात्रता परीक्षा में त्रुटिवश SC पर टिक कर दिया था, जबकि मैं ST से आता हूं या आती हूं, क्या मुझे ST में नियुक्ति मिलेगी। मुख्य चयन सूची से आपकी आरक्षित प्रवर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी, आप मेन सूची से तो हट जाएंगे। वेटिंग सूची में कार्यवाही के दौरान संबंधित की अनारक्षित प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही की प्रतीक्षा सूची में होगी। यहाँ याद रखना है कि भाई आप SC से थे, SC में टिक कर दिया, आप ST से थे, लेकिन क्या होगा जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो SC से तो आपकी अभ्यर्थिता रद्द होगी, उसके बाद आप जनरल में काउंट हो जाओगे, आप ST में काउंट नहीं होगे। यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत यही है, इसलिए आप फॉर्म भरते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने त्रुटिवश भूतपूर्व सैनिक पर टिक कर दिया, क्या मेरी अभ्यर्थिता अमान्य होगी। मुख्य चयन सूची में आरक्षित वर्ग में अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी, और प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान संवर्धित की गैर सैनिक प्रवर्ग के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। आगे दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, तब क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है। तो दिव्यांगता के प्रकार को संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य चयन सूची में संबंधित की अभ्यर्थिता अमान्य हो जाएगी, और प्रतीक्षा सूची से कार्यवाही के दौरान गैर दिव्यांग श्रेणी में आपको रख दिया जाएगा। इसलिए अपनी दिव्यांगता का प्रकार भी उचित रूप से चयन करें। क्या होता है, यदि आपने अपने प्रवर्ग में SC ST OBC या अपनी दिव्यांगता की प्रवर या अन्य सूची में या अतिथि की चीज़ों में आपने गलती से टिक कर दिया, तो इसके बाद आपको उस श्रेणी में तो सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, साथ में आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। यदि सामान्य के रूप में आपका कट ऑफ है तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप बाहर माने जाओगे। मेरे पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र अस्थायी है, क्या यह मान्य होगा। तो मुख्य चयन सूची में दिव्यांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर संवर्धित की अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी, भाई अमान्य हो जाएगा। प्रतिज्ञा सूची से कार्यवाही के दौरान संबंधित की गैर दिव्यांग श्रेणी के मेरिट क्रम के आधार पर पात्रता अनुसार कार्यवाही प्रतीक्षा सूची से होगी। फिर क्या होगा, वही आपको सामान्य श्रेणी में गिना जाएगा। एक सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है या नहीं है। तो 2 उपाधि होने पर पहली बात तो आपकी अभ्यर्थिता अमान्य कर दी जाएगी, लेकिन यदि आपने एक प्राइवेट किया हुआ है और एक रेगुलर की हुई है तो क्या होगा, आपको मान्य कर दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ याद रखना, वो छात्र नहीं घबराएं कि जिन्होंने 2 अभ्यर्थिता मतलब कैसी कि एक ने BSc भी किया हुआ है और BA भी किया हुआ है। तो यदि आपको इस समय यहाँ पर जाते समय मान के चलिए आपने उसी सत्र में BSc किया हुआ है और उसी सत्र में BA किया हुआ है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपने मैथ से सिलेक्टेड है, आपको केवल BSc की मार्कशीट की ज़रूरत है वहाँ वेरिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ बताएंगे ही नहीं कि हमने BA किया हुआ है, केवल BSc की मार्कशीट देंगे। इससे आपकी अभ्यर्थिता वो अमान्य नहीं होगी, क्योंकि आपको वहाँ ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी अभ्यर्थिता अमान्य कब की जाएगी, यदि आपने दोनों चीज़ें रेगुलर रह के एक ही सत्र में की और दोनों चीज़ों की वहाँ ज़रूरत पड़ रही है, जैसे B.Ed और BA हो गया या MA हो गया, तो आपकी अभ्यर्थिता अमान्य मानी जाएगी। और उनके साथ उनके लिए भी एक नियम है कि यदि आपने एक नियमित और एक स्थायी रूप से किया है, स्वाध्याय के रूप में एक नियमित प्राइवेट और रेगुलर एक एक करके किया है, तो आपकी मान्य हो जाएंगी। जैसे आपने B.Ed रेगुलर कर लिया और MA प्राइवेट कर लिया, तो आपकी मान्य हो जाएंगी। लेकिन जैसे आपने डिग्री की ज़रूरत है ही नहीं, जहाँ पर जैसे आपको BSc BA और B.Ed की ज़रूरत है, और आपने BSc BA के साथ MA भी किया था या BA के साथ MA भी किया था, तो वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप मत लगाना, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी।
केंद्रीय सेवा हेतु जारी एक सेंट्रलाइज्ड प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। यहाँ हमें मध्य प्रदेश वाला ही ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई जातियाँ सेंट्रल की लिस्ट में अलग प्रवर्ग में आती हैं, स्टेट की लिस्ट में अलग प्रवर्ग में आती हैं। 15वां अगला अंतिम प्रश्न हमारा, महिला अभ्यर्थी के विवाह उपरांत उपनाम में परिवर्तन। तो उपनाम में परिवर्तन के लिए एक शपथ पत्र लिया जाता है, उसे हम आसानी से बनवा सकते हैं। साथ में कई लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि मेरे नाम में स्पेलिंग ए की जगह एम है, एम की जगह ए है, तो इतनी छोटी या माइनर चीज़ों को नहीं देखा जाता है। कुछ लोगों के मन में आता है कि भाई मेरे में 10वीं की मार्कशीट में सत्यम कुमार सिंह लिखा था और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में केवल सत्यम सिंह लिखा हुआ है, तो क्या दिक्कत आएगी। तो इतनी चीज़ों को भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप एक एफिडेविट बनवा लेते हैं। हालांकि मैंने देखा था वहाँ पर इतनी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं किया जा सकता। ऐसा हो सकता है कि यदि आपकी सत्यम की जगह शुभम हो गया, नाम में पूरा परिवर्तन आ गया, तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। लेकिन छोटी बहुत दिक्कत, नाम में परिवर्तन, छोटे से स्पेलिंग में परिवर्तन, पिताजी के नाम की स्पेलिंग में गलती, ये इतनी चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं होती है। डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसका सबसे ज़्यादा मिलान किया जाता है। और उम्र आपकी पूर्ण होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र में एक दिन भी कम होता है, काउंसलिंग के एक डेट दी जाती है उसके नियम में कि इतने तक उम्र का काउंटिंग की जाएगी, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। उम्र हो गया। और साथ में एक और प्रश्न रहता है कि भाई प्रकरण अमान्य क्यों होते हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न से यदि आपकी कोई भी बीएससी या एमएससी या मतलब आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, उसमें जो मांगा जाता है सेकंड या थर्ड श्रेणी है, तो आपका प्रकरण अमान्य हो जाएगा। आशा करता हूं मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाया हूं। यदि कोई प्रश्न आपका शेष है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उनके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। आशा करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।